नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस समय चुनाव का अंतिम चरण पास में है और चुनाव चरम पर है, राजनीति चरम पर है। इस बीच में सबकी निगाह इस बात पर लगी है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट किधर जाएगा। मायावती को करीब से जानने वाले लोग मानते हैं कि जाटव वोट तो एक मुश्त मायावती के साथ रहता है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। मायावती के संग सालों तक साय की तरह रहने वाले, मायावती की हर योजना में साथ देने वाले जाटव समुदाय के एक बहुत बड़े शख्स से आज मैं बातचीत कराऊंगा और वो खुलासे करने जा रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मायावती के सिक्योरिटी अफसर रहे थे पदम सिंह, आपको याद होगा। एक बार वो एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो मायावती की सैंडल साफ कर रहे, पूरी दुनिया में वो फोटो छपा। मायावती का हर राज जानते हैं, किस तरह मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनने आई, कितना डरी हुई थी वो, और फिर किस तरह उनके प्रभाव को बढ़ना शुरू हुआ। ये सब कुछ पदम सिंह ने देखा है। राजनीति की वो मिसाल, राजनीति की वो कहानियां आज पदम सिंह जी सुनाएंगे और पदम सिंह जी बताएंगे कि जाटव समुदाय और दलित समुदाय क्यों इंडिया गठबंधन में जा रहा है। मायावती का इतना करीबी अफसर जिसके साथ आज जाटव और दलित समुदाय के हजारों लोग जुड़े हैं, क्योंकि तब मायावती तक पहुंचने के लिए वो ही सीढ़ी थे। पहली बार एक बहुत धमाकेदार इंटरव्यू सुनिए, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा और चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। चलते हैं पदम सिंह जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है पदम सिंह जी आपका। और क्या संयोग है, आपने भी नीली शर्ट पहनी है, मैंने भी नीली शर्ट पहनी है। नीला कपड़ा तो आपकी सालों पहचान रही है। नमस्कार, जय भीम, जय भीम साहब। पदम सिंह जी, नीला शर्ट तो मैंने तो ऐसी पहन ली, मुझे पता नहीं था कि आप भी नीले कपड़ों में आएंगे। हालांकि सालों तक आपकी नीली पहचान रही है। आप सालों तक मायावती जी के हम साया रहे हैं, दिन हो रात हो। मायावती जी के शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता जी। और जो मायावती का साथ था, थोड़ा सा संक्षिप्त में उसके बारे में बताइए। कब आप जुड़े थे मायावती से और कितना टाइम आपने मायावती के साथ गुजारा? मैं बहन जी के साथ 1995 में जुड़ा था और मैंने बहन जी को पहले कभी नहीं देखा था। और जब शपथ समारोह बहन जी का हुआ था 3 जून को, मुझे अभी भी याद है 1995 को, तो मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी की सिक्योरिटी में सुरक्षा अधिकारी था। मैं रात की नाइट ड्यूटी थी, 9 बजे करीब मैं पहुंचा मुख्यमंत्री आवास में, तो मुझे बताया गया कि शपथ समारोह हो रहा। तो मैं एकदम चौंक गया, मैंने किसका समारोह हो रहा है? कह बहन मायावती जी का शपथ समारोह और आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो JS पांडे साहब थे जो सुरक्षा के DIG थे, आपको याद हो JS पांडे? याद है। जो आपको बताऊंगा उत्तरांचल के, उत्तराखंड के वो DGP भी रहे। वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा पदम सिंह आपकी ड्यूटी है और आप वहाँ चले जाओ। मैंने कहा सर मैं कैसे चला जाऊँ, इतनी आफत मची हुई है और मैं जाऊँगा तो लोग समझेंगे कि मुलायम सिंह का आदमी है, तो मुझे हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी कर दें। कह रहे नहीं, तुम बरादरी के आदमी हो, जाटव कम्युनिटी से आते हो और यहाँ तुम्हारी 5-6 आदमियों की टीम बना दी है और DGP साहब का आदेश है कि आप सुरक्षा ड्यूटी में चले जाओ। तो मैंने ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं जब गया तो गवर्नर हाउस में शपथ समारोह हो रहा था। वहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं खुद ही सोच में था कि मैं क्या करूं। तो मैं स्टेज तक तो गया नहीं, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी के लिए उसी भीड़ में दाएं बाएं खड़ा रहा। जब खड़ा रहा तो उसके बाद शपथ समारोह होने के बाद ख़त्म हो गया। रात को करीब 12 बजे करीब बहन जी जो है गवर्नर हाउस के सूट में जो था वहीं पे वो रुकी रात को। फिर मैंने कहा, मैं कानपुर से अप डाउन करता था ड्यूटी, तो फिर मैंने कहा कि भाई रात में मैं कहा जाऊँ, 1:30-2 बजे का टाइम है। मैंने कहा बहन जी को मैंने देखा नहीं है और मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे तक है, बदल जाऊँगा। ऐसा करता हूँ, गर्मी की टाइम थी, बहुत गर्मी थी। तो गवर्नर हाउस की जो गली है जिसमें वो रूम जहाँ रुकी हुई थी स्वीट में, वहाँ के साइड में एक कुर्सी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यहाँ बैठ लो, और बहुत गर्मी थी। मैंने कहा हो सकता है बहन जी निकल के इस दरवाजे से आए बाहर तो मेरी जय भीम हो जाए। तो अचानक क्या हुआ कि आर के चौधरी साहब थे और एक SP पाल साहब थे। पाल साहब जो उसमें सिक्योरिटी वो भी रहे, मंत्री भी रहे। ये दोनों वहाँ से निकले
और जैसे ही निकले बहन जी से मिल करके तो मेरी नजर पड़ी, वो मुझे पहचानते थे क्योंकि जब माननीय मुलायम सिंह जी गवर्नमेंट भी तो वो मंत्री भी थे, तो मुझे देखते वो खुश होकर बुला रहे, पदम सिंह जी आप कैसे हैं? मैंने कहा मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं 8 बजे बदल जाऊंगा। खैर ये तो बहुत अच्छा, अगर आपकी ड्यूटी बहन जी के साथ लगी हुई है 8 बजे क्यों बदल जाओगे? मैंने सर मेरे लिए आदेश है कि सुबह नई टीम आएगी वो आपका काम करेगी। वो कह रहे हैं रुको मैं अभी आता हूँ। वो दोनों लोग बहन जी के अंदर चले गए कमरे में। इससे पहले मुझे नहीं पता था, जब वो आए नहीं थे तो बाहर उन्होंने बहन जी ने झांक करके देखा, तो मैं लपक करके उनके पास तक गया। वो भयभीत भी थी, कुछ उस टाइम का माहौल कुछ ऐसा था। मुझे देखते ही देखा तो उस पूरी गली में कोई सिक्योरिटी वाला था ही नहीं, न पुलिस थी न सिक्योरिटी थी, अकेला मैं बैठा हुआ था। मैं दौड़ के गया तो मैंने पूरी गली नमस्कार खाली, किया। पूरी गली खाली थी, पूरी गली खाली थी, कोई नहीं था, किसी हिम्मत नहीं थी। बाकी गवर्नर हाउस उसमें था। मैंने जाकर के फिर उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मैं पदम सिंह हूँ, आपका सुरक्षा अधिकारी। कहने पुलिस नहीं है या कोई? मैंने पुलिस में, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। कहने और कोई? मेरी बहुत पुलिस है। कितनी? मैंने बहुत सारी पुलिस है, लेकिन वो चारों तरफ है, यहाँ तो मैं ही हूँ। गेस्ट हाउस वो कांड एक, के बाद की बात है ये, गेस्ट हाउस कांड के बाद की बात है ना ये, हाँ गेस्ट हाउस कांड की बात है, जब वो शपथ हो रही थी, शपथ हो रही थी। शपथ ले ली, चीफ मिनिस्टर हो गई, तभी मेरी ड्यूटी लगी। तो वो जब देखा कि पदम सिंह है तो उनको लगा यादव होगा या ठाकुर होगा कोई, वो एकदम दरवाजा बंद कर लिया। उसके करीब आधे घंटे बाद फिर वो श्री राम पाल साहब और R.K. चौधरी निकले, जो बेंच के पास बैठे हुए थे। वो जब बाहर निकल के आए, 2:30 बजे का टाइम था रात को, फिर उन्होंने मुझे देखा, बोला देखते ही खुश हो गए, अरे पदम सिंह जी आप कैसे? मैंने साहब मुझे बहन जी की सिक्योरिटी में ड्यूटी में भेजा गया, तो मैं सुबह 8 बजे बदल जाऊंगा। कह रहे अरे चलो चलो मिलवाते बहन जी से। तो मैंने कही, अब मैं घबरा गया, मैंने कि मैं मिलूंगा तो मेरी तो, मैं तो बहुत परेशान हो गया। लेकिन मैं इससे पहले जब बहन जी आई थी तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था। जब उनसे मुलाकात हुई और नमस्कार हुई तो मैंने नाम पदम सिंह बताया, तो एकदम घुस के बंद कर दिया। फिर मैं सोचता रहा कि मुझे पदम सिंह जाटव बताता तो शायद बात करती, उनको डर था दिमाग। तो जब वो अंदर गए तो फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। कहने में तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम पदम सिंह जाटव हूँ। बोला तुम कहाँ के जाटव हो? मैंने कहा मैं आगरे का जाटव हूँ। बोला किसको जानते हो? तो मैंने सारे नाम बता दिए, धर्म प्रकाश भारती वगैरह, ये सब रिश्तेदारी में थे सारे लोग। तो कह रहे फिर तुम जा क्यों रहे थे? मैंने मेरी ड्यूटी 8 बजे तक की, मैं बदल जाऊंगा। कह रहे तुम कैसे बदल जाओगे? और उन्होंने फिर पाल साहब ने, R.K. चौधरी साहब ने बताया कि बहन जी ये 10 साल से सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और ये अपने समाज के आदमी हैं। अभी भी मुलायम सिंह जी क्या थे तो वहाँ से ये निकल के आए हुए सिक्योरिटी में यहाँ भेजा गया। मैंने मेरी 8 बजे तक ड्यूटी बदल दी। कह रहे आप कैसे बदल जाओगे? मैंने कि DGP का ऑर्डर है। बोला कि DGP बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री? मैं डरा हुआ था। मैंने हाथ जोड़ के कहा बहन जी आप बड़ी है, क्या मेरा ऑर्डर है, तुम कहीं नहीं जाओ। मैंने ठीक है। इसके बाद जब सुबह होते थे मैं बाहर आया, बाहर आके मैंने देखा अब मैं क्या करूं। सुबह फिर 5:30 बजे 5 बजे टाइम, मेरे ना तो मेरी हल्की दाढ़ी बढ़ गई थी और मेरे को कुल्ला वल्ला भी नहीं किया था, तो वही PSC बटालियन के लोग थे, वही मैंने जल्दी जल्दी बैठ करके टाट पे बैठ करके पहले दाढ़ी बनवाई और उसके बाद फिर मैंने कुल्ला वल्ला किया। उसके बाद फिर मैं, और जैसी बहन जी 8 बजे निकली बाहर तो वहाँ पे हुजूम लगा हुआ था काम। और आपको याद हो एक कैप्टन रिजवी थे और मिस्टर लारी, मुराद लारी, ये दोनों फीड कर रहे थे। और वो भी थे आपके सरदार जी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो सेक्रेटरी राय सिंह साहब, राय सिंह, हाँ ये सारे तीनों चारों लोग वहाँ थे और वहाँ बड़ी भीड़ थी। तो जैसे मैं आया और गाड़ी में आगे बैठा तो कैप्टन रिजवी और लारी एकदम चिल्लाने लगा, बहन जी ये जो आदमी है सिक्योरिटी ऑफिसर ये ठीक नहीं है, ये मुलायम सिंह जी का आदमी है। तब तक वो समझ गई थी क्योंकि मैं मिल चुका था। फिर उन्होंने कहा भाई ये जो है हमारा ही आदमी है, हमारी मिल के गवर्नमेंट चल रही थी इसलिए हमने इसको वहाँ लगाया था, आप अभी रात में हमने इसको यहाँ बुला लिया, इसलिए इसके बारे में कोई बात करनी थी। अच्छा। ये मेरी शुरुआत थी मिलने की, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। फिर जब वो मुख्यमंत्री थी, आपने तो वो दौर देखा जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तो क्या दिनचर्या थी शुरुआत के दिनों में? उन्होंने काम कैसे समझा, काम कैसे सीखा, और फिर वो किस तरह से डेवलप हुई मुख्यमंत्री के रूप में? क्योंकि आप एक एक पल के गवाह थे। उसके बाद से मायावती का जो सफर था
सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अगर जी कोई जी जी। एक पल का गवाह था तो वो आप थे। तो जब मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार मायावती बनी तो उन्होंने काम कैसे सीखा और कैसे किया? उसके बाद फिर ये हुआ कि जब गाड़ी में बैठे तो मुझसे कहा, पता है मुझे कहाँ जाना है? मैंने जी मुझे पता है, मुझे मुख्यमंत्री जो पंचम तल है वहाँ जाना है। बोला रास्ता पता है? तो चूंकि मैं प्रोटोकॉल सब जानता ही था, क्योंकि इससे पहले मैं 85 में श्री वीर बहादुर साहब का सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहा, तिवारी जी के साथ रहा, राजेंद्र तिवारी के साथ रहा, श्री कल्याण सिंह जी के साथ रहा, फिर मुलायम सिंह जी के साथ रहा। तो सभी के साथ मैंने काम किया, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस था कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं फिर वहाँ पे पंचम तल पे वहाँ पे गया, तो वहाँ पूनिया साहब भी थे, राय सिंह साहब थे, सभी लोग थे। और जा करके मैं बोला कि किधर चलना है? मैंने कहा पीछे पीछे आइए, मैं आगे आगे चलता हूँ। तब मैं कैप नहीं लगाता था, तो मैं आगे आगे चला और वो अंदर पंचम तल का वो गेट खुला, मेन गेट, लेफ्ट साइड में चेयर थी। मैं चेयर के पास गया, पीछे खिसकाया, मैंने इशारा किया, वहाँ पे बैठ गई। फिर उन्होंने वो साइन वगैरह किए, जो साइन होते हैं, चार्ज वगैरह जो सारा होता है, सारी प्रक्रिया। फिर वहाँ चाय पानी भी सब कुछ। उसके बाद करना है कि वो मुझे मुख्यमंत्री आवास चल रहा है, देखा है? मैंने कहा नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुख्यमंत्री। फिर मैं मुख्यमंत्री आवास कार से लेके गए, पूरी फ्लीट थी हमारे साथ, डरने की कोई बात थी। उसके बाद वो गैलरी से मुलायम सिंह नहीं थे उस मुख्यमंत्री आवास में? खाली हो गया था नहीं नहीं, वो तो रात में खाली हो गया था। वो वहाँ अच्छा, रहते रात थे, में। विक्रमादित्य अच्छा, मार्ग पे जो उनका था, वो वहाँ शिफ्ट हो गए, तो वहाँ तो लिमिटेड, जाते बहुत कम ही थे वो। उसके बाद फिर वो अंदर गई और फिर मैंने सारा गया, फिर अंदर गया, फिर मैंने अंदर सारी चीज़ें बताई। ये आपका बेडरूम है, ये आपका सेकंड बेडरूम ड्राइंग रूम है, ये मेन ड्राइंग रूम है जहाँ वीआईपी से मिलेंगी। पूरे जो था निरीक्षण मैंने बहन जी के सामने कराया, और कराने के बाद फिर वो वहाँ पे रुकी। बोला चाय वगैरह? मैंने कहा हाँ बहन जी, सब कैंटीन वगैरह व्यवस्था है, आप बिल्कुल परेशान हो। फिर चाय वगैरह थी वहाँ पे, बताया। फिर इधर एक राइट साइड में था, मैंने कहा बहन जी ये जो कमरा है, रूम है, ये आपकी फैमिली के लिए है, यहाँ और कोई नहीं आ सकता, और किसी को अलाउ नहीं है इस पूरे परिसर में। तो फिर वो बैठी, फिर उन्होंने चाय वगैरह, ये शुरुआत यहाँ से थी कि वहाँ पे जो डर था मायावती का गेस्ट हाउस कांड के बाद, वो जी। डर फिर कैसे खत्म हुआ? कैसे वो एक्टिव हुई? कैसे उनकी जो असली रूप था वो नजर आया कानून व्यवस्था को लेके? कैसा था वो काल? कितने दिन लग गए उनको सब सीखने में? उसके बाद ये हुआ कि मेरे काफ़ी सेक्रेटरी थे, मुख्यमंत्री के नाम मैं आपके सामने क्या बताऊं, जो उनके साथ फैसद बिरादरी वाले थे, और वो सब लोग लगा हल्ला मचा रहे थे कि भाई कौन कौन मुलायम सिंह जी के सिक्योरिटी का आदमी है, उन सब की लिस्ट बनाओ। 1 महीने तक लिस्ट ही बनाते रहे कि कौन कौन यहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, और सब बिरादरी के थे उसमें, खासतौर से जाटो वगैरह थे और अदर कम्युनिटी के थे, यादव वगैरह नहीं थे, तो वो लिस्टें बनाते रहे। तो ये सब उसमें चलता रहा। उसके बाद ये हुआ, फिर उन्होंने कहा भाई ये जो विधायक है इनका जो है, वो जो है आपका जो है मेजोरिटी दिखाने के लिए उनको सदन में जाना होगा, उसके लिए क्या करें। 60 एमएलए थे, मुझे याद है अभी भी, 60 एमएलए थे। तब तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, सुखदेव राजभर थे, परशुराम वर्मा जी थे, ये सारे लोग मेन लोग थे जो इकट्ठे हो गए। वो मुझसे पहले से ही परिचित थे, क्योंकि मैं मुलायम सिंह के साथ में था, तो चूंकि समाज का आदमी था तो उनके टच में रहता था। वो जब वो मुख्यमंत्री में मान लीजिए मुलायम सिंह जी किसी से मिलते नहीं थे, बीएसपी वालों से, तो वो ढूंढा करते थे कि मुख्यमंत्री तो मिलते नहीं है। तो उनके जो सिक्योरिटी वाले थे कई लोग, तो वो मुझे जानते थे, वो मुझसे फ़ोन करके पूछते थे कि यार मंत्री जी को मिलना है, कैसे मुलाकात होगी? तो मैं उनको बता देता कि इस जगह पे मंत्री जी मौजूद है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप इधर भेज दो। वो अचानक वो मंत्री जी पहुँच जाते तो मुलाकात हो जाती। तो वो ये समझते थे कि हमारा अपना आदमी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि साहब वो ये जो विधायक है, 60 विधायक, उनको कहाँ रखा जाए? इनका जो है बहुमत सिद्ध करना है इनको, तब तक 15 दिन टाइम मिला हुआ था, 1 हफ्ते या 10 दिन का लंबा टाइम था, और गर्मी भयंकर थी। तो उसी के पीछे एनेक्सी, मुख्यमंत्री आवास के पीछे देखा होगा एनेक्सी, मैं वहीं रहता भी रहा। तो वहाँ काफ़ी जगह थी, वहाँ तंबू कनाते लगाई गई, खाने की पूरी व्यवस्था की गई, और सारे विधायकों को मीटिंग के बहाने बुलाया गया, और उसके बाद कहा कि ये आपको अब यहाँ रुकना है और कहीं नहीं जाना, जब तक बहुमत सिद्ध नहीं होगा तब तक आपको कहीं नहीं जाना। अब उसमें क्या परेशानी हुई कि सबके पास मोबाइल थे, सबको ढूंढ रहे थे, कुछ को उठा के ले गए थे, विधायकों को पकड़ के। तो 10-11 आपको याद है, कोई 11 एमएलए टूट चुके थे, तो 60 करीब बचे। तो उसके बाद फिर वो ये हुआ कि मुलायम सिंह वो
नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब वगैरह थे, उन्होंने कहा भाई पदम सिंह ये क्या करना चाहिए। तब तक एक विधायक साहब आए, उन्होंने कहा कि बहन जी मेरा बच्चे की तबीयत खराब है और मुझे घर जाना है। तो वो बड़े असमंजस में हो गए, उन्होंने कि क्या किया जाए। बोला बहन जी वो जिद कर रहा है। बोला क्या करें। बोला पदम सिंह को बुलाओ। मुझसे बोला भाई ये आदमी घर जाना चाह रहा है, क्या किया जाए। मैंने कहा कि बहन जी ऐसा है कि इनको मत भेज देना, क्योंकि ये आदमी टच में है, ये लौट के नहीं आएंगे। क्योंकि मैं मुलायम सिंह जी के वहाँ जब बंगले में तो 2 दिन ये सब टूट फूट हुई थी, तो मैं मौजूद था वहाँ, तो मुझको पता था कौन एमएलए रुकने वाला कौन नहीं रुकने वाला। तो चूंकि मैं आपको बता दूं मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से था, तो मेरे पास तो सारी इनपुट आउटपुट रहते थे। मैंने कहा बहन जी इनको अगर जाने दिया तो ये लौट के नहीं आएंगे, तो उनको फिर क्या करेगा। बोला ऐसा करो कि इनको मेरे पास भेजो, मैं इनको समझा दूंगा। अब मेरे पास लेके आए नसीमुद्दीन और सुखदेव राजभर साहब थे। बोला पदम सिंह ये जाना चाह रहे हैं, इनका बच्चा बीमार है। मैंने साहब कहाँ भेज दोगे बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है AK-47 लेकर के बदमाश गुंडे घूम रहे हैं, अगर ये निकले तो इनका मर्डर हो जाएगा। जब तक शपथ नहीं हो जाएगी और पूरा बहुमत सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक निकलना खतरनाक है, इनको मार देंगे लोग, आप ये समझ लीजिए। अब वो डराया, मैंने वो डराया तो डर गए वो। कहना ठीक है भैया पदम सिंह जी जय भी मेला, अब नहीं जाऊंगा, मैं यही रुकूंगा। तो तो इतने वाक्य हुए। आप मायावती के संकट मोचक की तरह थे, एक एक चीज जानते थे। सतीश मिश्रा की एंट्री कैसे हुई मायावती के घर पर? ये शायद कोई आदमी जानता नहीं है और मेरे अलावा कोई जान भी नहीं सकता है। और मैं आज भी अपने जीवन में प्रायश्चित करता हूँ कि उस आदमी की एंट्री मेरे द्वारा हुई, और मुझे आज भी अफसोस है इस बात का। हुआ ये था, आपको याद हो कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, आपको याद है जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिंह साहब, वो जो है बहन जी के नज़दीक थे और ठीक ठाक थे जो भी रहा। 2003 में जब गवर्नमेंट बनी, इससे पहले एंट्री नहीं हुई थी। शेखर साहब तो थे, इससे पहले जो थे, जो एडवोकेट जनरल थे, कोई दूसरे थे, वो आपको याद हो, वो बनाए गए थे, वो जो अपने समाज के थे, जो जस्टिस रहे थे, आपको याद हो, जिन्होंने बहन जी की समाज के थे, हैं नाम में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने एडवोकेट जनरल मिश्रा जी को बनाया, और वो कभी 2003 में 2003 में करीब 1.25 साल करीब गवर्नमेंट रही। बहन जी कभी नहीं मिली और मैंने ना कभी उनको देखा। एक काम से मेरे को कोई यहाँ पे कानपुर के एक वकील साहब थे, उनको मैंने सरकारी वकील बनवाने के लिए मैं इनके घर गया, मिश्रा जी क्या, मैंने कहा सर मेरे जानने वाले हैं, अगर आप कहें तो इनको सरकारी वकील बनवा दो। बोला पदम सिंह जी बहुत बढ़िया। बहुत प्यार से उन्होंने स्वागत किया, खिलाया पिलाया, नाश्ता पानी सब कराया, और उसके बाद फिर मुझसे कहा भाई पदम सिंह मैंने काम कर दिया। बहन जी नहीं जानती। जब गवर्नमेंट चली गई 1.25 साल के बाद 2003 में, उसके बाद बात गई गई, वो कभी नहीं आए, ना उनको जानती थी कौन आदमी, कौन एडवोकेट जनरल रहा, कौन क्या रहा, कोई मतलब ही नहीं था। आपको याद हो जब 2003 में गवर्नमेंट चली गई थी, तो बहन जी के ऊपर रेड पड़ी ताज कॉरिडोर के मामले, आपको याद हो, और रेड छापे आपे पड़े, दिल्ली में तलाशी वगैरह ये सब अभियान हुआ, ये हुआ, काफ़ी परेशान थी, मैं दिल्ली में था। उसके बाद जब ये सब हो गया, बहन जी बहुत तकलीफ में थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और उधर काशीराम जी की तबीयत ठीक भी नहीं थी, आपको याद हो, वो बीमार थे। उसके बाद फिर एक दिन फ्लाइट से जब लखनऊ आ रही थी, तो मुझे पता था कि मिश्रा जी जो है रेवेन्यू के हाई कोर्ट के वकील भी हैं, बहुत से मुकदमे लड़ते, तो ये जानकारी मुझे थी। तो चूँकि मिनटे और मैं मिला भी था कई एक बार, तो मैं जानता था। मैंने फिर उनकी चर्चा कर दी। मैंने बहन जी एक वकील साहब हैं, वो हाई कोर्ट के अच्छे माने वाले वकील रहे हैं और आपके एडवोकेट जनरल रहे हैं, और वो बड़े अच्छे लॉयर हैं, और वो रेवेन्यू के ही लॉयर हैं। ये कहते क्या, मैंने सतीश मिश्रा जी हैं, और ये पीछे ही रहते हैं, आपके जो हमारा पार्टी कार्यालय उसके पीछे ही रहते हैं। तो बोला ठीक है, ऐसा करिए, दोबारा कभी आएंगे लखनऊ आएंगे तब तुम मुझे बताना, तो उनके घर लेके चलो। तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब 1 हफ्ते बाद जब दिल्ली से लखनऊ आ रही थी,
तब पहुंची तो बोला ऐसा करना कि तुम वहाँ खबर कर दो कि हम मिलने तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्योंकि ताज कॉरिडोर का मामला तो दिखी तो बहुत थी, क्योंकि उनके पास कोई लॉयर भी नहीं था, कोई काम करने वाला भी नहीं था। मैं फिर लेकर के उनके घर गया। ये पहला वाकया है जो बहन जी ने ठीक से उनसे घर में बैठी, और वो तो वेल पॉलिश्ड आदमी थे ही, इसमें दो राय नहीं। और अगर कोई आदमी चला जाए तो फिर छूट नहीं सकता। ये मेरी गलती थी कि मेरे बताने के बाद फिर वो वहाँ गए। मुझसे तो कई बार राजन आप थे, गलती अम्बेडकर गलती क्यों राजन कह ने रहे हैं? कहा जी जी आप गलती क्यों मान अम्बेडकर रहे हैं? जी आप इसको गलती क्यों मान रहे हैं कि आपकी गलती थी? ये क्यों कह रहे हैं नहीं, आप आपकी गलती गलती? तो मैं तो बहन जी के हित में था कि कोई रेवेन्यू का केस है तो कोई वकील नहीं है, बरादरी का कोई ऐसा वकील है नहीं, तो मैंने कहा इनका बहन जी का काम हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये मेरा एक स्वार्थ था। फिर जब मैंने उनको अम्बेडकर राजन थे उनको बताया, कहने यार किस आदमी को पकड़ रहे हैं, जब उनका काम शुरू किया, इसमें दो राय नहीं है, मैं इस बात को कभी नहीं कह सकता। मिश्रा जी ने जो काम किया तो ताज कॉरिडोर वाले मामले में, और वो उसमें जो पैसा था जिसके ऊपर ये दिखाया गया साहब अपूत संपत्ति या पैसा है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की मिश्रा जी ने, और इतने एफिडेविट बनवाए 20,000 से नीचे के हजारों लाखों में, क्योंकि वो पैसा दिखाना था कि इतना जो पैसा वो कहाँ से आया। तो उन्होंने एक एक जो लोग थे उनके एफिडेविट बनवाए। एफिडेविट बनवाने के बाद मिश्रा जी दिन रात करीब 1.5-2 साल उन्होंने बहुत काम किया, दिन रात काम किया। इधर मिश्रा जी की जो फैमिली की बच्चियां थी, 3 लड़कियां लड़के थे, 4 लड़कियां थी, आपको याद हो, तो उनके जो बच्चे थे बहुत रोते थे, परेशान होते थे, वो दिल्ली में ही रुके रहते थे। बहन जी कहती थी मिश्रा जी बार वो जाना पड़ता था उनको लखनऊ। फिर मुझसे कहते थे भाई एक काम करो पदम सिंह, इनके बच्चों को लेके जाओ, आनंद भैया के बच्चे हैं, अशोक भैया के बच्चे हैं, और सबको लेकर के तुम घुमा लाओ इनको। फिर तय हुआ तो मुनार में ले जा करके 10-12 लोगों को फिर मैं घुमाने ले गया। फिर वहाँ 15-20 दिन घुमाता रहा। तो इस तरह से बहन जी ने, क्योंकि बहन जी का काम मिश्रा जी ने किया, इसमें दो राय नहीं। एक बार बताइए पदम सिंह जी, मुझे याद है वो दौर, आपका जलजला क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर का होगा जो जलजला आपका हुआ करता था? आपसे मिलने के लिए लोग लाइन लगाया करते थे। मेरा सवाल यह है कि मैंने उस समय देखा जो दलित जाति के लोग थे, और खासतौर से जो जाटव समुदाय के लोग थे, क्योंकि आप भी उसी समुदाय से आते हैं, तो वो आपसे बहुत संपर्क में थे, बहुत ज्यादा आपके करीब थे, और आपके रिश्तेदार भी उसमें से काफी लोग शामिल थे। अब क्या उसमें से उस समुदाय के लोगों में अभी भी आपकी उतनी ही पैठ है, उतनी बातचीत होती है जितनी उस समय में दलित समुदाय में, जाटव समुदाय में हुआ करती थी? सच्ची बात यह है कि मैं बहन जी के साथ जब रहा, और मैंने 2010 में मेरा रिटायरमेंट था, जो बड़ी सुनने की बात है। 2010 में एक मेरे से बहन जी पूछती थी कि तुम रिटायरमेंट जा रहे हो, जाने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने कहा बहन जी रिटायरमेंट जाऊंगा, मैं अपने घर अपने बच्चे परिवार के साथ रहूँगा। इधर क्या हुआ कि मिश्रा जी ने बहन जी को पूरा शिकंजा कस दिया, और 6 महीने तक 2007 में जब बहुमत की सरकार आई, 6 महीने तक तो बहन जी का बड़ा अच्छा रहा, हम लोगों से भी बड़ा प्यार करना, और ये पवन सागर जी थे उनसे बड़ा प्यार करना, ये सब बातें उनकी होती रहती थी। लेकिन 6 महीने के बाद फिर मिश्रा जी के जैसी बड़ा आना जाना बढ़ा, उनके परिवार से आना जाना बढ़ा हुआ, तब उन्होंने बताया ये तो नौकर है, ये छोटा इंस्पेक्टर है, ये फलाना है, ये ठिकाना, ये इनकी क्या औकात है। तो इस तरह से बहन जी ने हम लोगों से डिस्टेंस दूरी की। अब वो ये भी जानते थे कि पदम सिंह 24 घंटे बहन जी के साथ बैठा रहता है, कार में तो बैठा हुआ है, जहाज में तो बैठा हुआ है, घर में जब रात में टहलती है तब अकेला होता है। अब उनको ये डर लगने लगा कि पदम सिंह ही ये मेरी एक रोड़ा है, उसको कैसे हटाया जाए। तो बहन जी के समझ में आया कि क्यों नहीं, पदम सिंह 2010 में रिटायरमेंट जा रहा तो उसको जाने दो, 2012 तक गवर्नमेंट थी। लेकिन उसमें एक लफड़ा हो गया, जब मेरा रिटायरमेंट होने वाला था, 2 आदमी एक ही महीने में पैदा हो गए 1950 में। तो मैं पैदा हुआ था 5 मई 1950, और शशांक शेखर साहब पैदा हो गए 11/5/50। वो गवर्नमेंट चला रहे थे, तो उनसे बात हो गई थी कि भाई तेरा 2 साल बढ़ा देंगे शेखर साहब का, लेकिन ये नहीं पता था कि पदम सिंह का भी इसी महीने रिटायरमेंट होना। फिर फतेह बहादुर साहब थे, उन्होंने बताया बहन जी ऐसा है कि आप शेखर साहब का तो बढ़ा रहे हैं, पदम सिंह साहब भी तो उसी महीने रिटायर होगा, अगर आप पदम सिंह का 2 साल
एक्सटेंशन नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे, तो शेखर साहब को कैसे दे देंगे, समाज के लोग क्या करेंगे? तब उनका दिमाग में आया कि नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऐसा करोगे, पदम सिंह इंथोना का 2-2 साल बढ़ाओ। तो आपको याद हो, मेरे लिए सारे बैठक बुलाई गई, पार्टी की बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री आवास में, और ताली पीट करके बहन जी ने कहा था ये हमारा सबसे वफादार आदमी है, इसका हम 2 साल के लिए टाइम बढ़ा रहे हैं। और शशांक शेखर सिंह का मानवीय आधार पर, चूंकि इनको कैंसर है, बीमार है, इस आधार पर हम बढ़ा रहे हैं। ये टाइम याद हो मुझे, बड़ी 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 चर्चित मीटिंग हुआ करती थी। एक फोटो बहुत वायरल हुआ पदम सिंह जी, जब आप यूनिफॉर्म में थे, शायद ड्यूटी में थे या बिना यूनिफॉर्म के थे, आप उसमें से सफारी सूट ज्यादा पहनते थे। आपने मायावती की एक बार सैंडल पे कुछ लग गया था, आपने साफ किया था। वो एक ऑफिसर का मुख्यमंत्री के प्रति प्रेम था, या मैं बहुत साफ शब्दों में कहूं कि जिस समाज की वो नेत्री थी, जिस समाज को उन्होंने सम्मान दिलाया, स्वाभिमान दिलाया, वो अंदर से प्रेम था कि हमारे समाज की एक ऐसी नेता है जिसने समाज में बहुत चेतना विकसित की है। तो वो प्यार था। वो सैंडल साफ करने का प्रकरण क्या था, क्योंकि पूरी दुनिया में वो फोटो छपा। मैं इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो प्रकरण के बारे में प्रेस के लोग क्यों नज़र मेरे ऊपर थी, आपको याद हो 1997 में काशीराम जी के घर पर पत्रकारों से मारपीट का झगड़ा हुआ था, आपको याद होना चाहिए। याद है। और उसमें श्री आशुतोष, एक मीर चंदानी एक लड़की थी, 3-4 लोग थे। तो वो जब मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट के जो सहारा भी टीवी हुआ करता था उस टाइम, वो सब वो है कैमरे लेकर के जहाँ पे बहन जी रहती थी दिल्ली में, वहाँ लगा रखे थे। और इत्तेफाकी हुआ कि हम आशुतोष वगैरह चाय पीने गए थे पीछे खान मार्केट की तरफ, जब लौट के आए थे तो काशीराम जी जो है वो अचानक बाहर निकले हुए, तो सारे पत्रकार दौड़ के आए। तो उस टाइम में ये वाला जो माइक है ना आपका जो होता है, जिसमें वो आपके लगा होता है, फॉर्म लगा होता है, ऐसे नहीं थे। पहले एक लंबी रोड 2-2.5 फुट की रोड सी होती थी स्टील की। एक को जगह नहीं मिली काशीराम जी से बात करने, माइक लगाने की। उन्होंने क्या, पैरों के कोई लंबे चौड़े तो थे, नीचे से वो डाला तो उनके मुंह में लग गया। जब मुंह में लगा तो उन्होंने हटाया, ऐसे करके हटाया तो थप्पड़ लग गया, और वो सब लाइव कवरेज हो रहा था। अब ये हुआ साहब, काशीराम जी ने मारपीट कर दी। फिर वहाँ धक्का तो क्यों नहीं लगी? काशीराम जी तो तहस में इसलिए थे कि उनको पता था भाई गवर्नमेंट बनने वाली है और ये लोग जो है ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो वहाँ से हटाया, और हटाने के बाद वहाँ झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा हुआ तक उसमें FIR हुई। 10,000 प्रेस के लोग आ गए थे, पूरा बहन जी का घर घेर लिया था। इधर बहन जी ने फ़ोन कर दिए, वो 50,000 आदमी BSP के आ गए। अब उनका सबसे बड़ा टारगेट पदम सिंह था, क्योंकि प्रेस के सब लोग जानते थे पदम सिंह को। उन्होंने कहा वो काला वाला जो है ना, इसने मारा है, इसको बुलाओ। अब दिल्ली पुलिस आई, उसमें FIR हुई। FIR होने के बाद फिर हुआ कि साहब वो पत्रकारों को चोट आई है, फिर मेरे खिलाफ भी मुकदमा हुआ। फिर दिल्ली पुलिस हमारे फेवर में थी, उन्होंने हमसे फिर क्रॉस वो कराया, केस कराया। तो इस तरह से मुकदमा चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रेस के लोगों की नज़र में मैं रहता था। तो मुझे औरैया में इस तरह से बारिश हो गई थी, वहाँ थोड़ा कीचड़ थी। कीचड़ होने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो है कीचड़ होने के बाद मीटिंग होने के बाद जो हेलीकॉप्टर, ऊंचा वाला हेलीकॉप्टर था, उसमें 3-4 स्टेप थी, उसमें चढ़ने वाली। तो मैंने देखा कीचड़ में पूरे सैंडल पे कीचड़ लग गई है, और ये जाएंगे तो स्लिप करेंगी तो गिरेंगी तो मुझे पकड़ना होगा। तो मैंने कहा उससे पहले मैं क्यों ना काम कर दूं कि उसकी कीचड़ को हटा दूं। मैंने बहन जी से कहा, मैंने बहन जी कीचड़ लगी है, मैं लकड़ी और एक वो लिए हुआ था पेपर नैपकिन वगैरह लिया हुआ था हाथ में, और वो अधिकारियों से बात करने लगी, और उनकी नज़र मेरे पे थी, ये क्या खुरापात कर रहा है। उन्होंने कहा भी था मुझसे, बोला यार, बोला पदम सिंह ये मत कर, प्रेस वाले सब देख रहे हैं। बोला नहीं बहन जी आप गिर जाएंगी। और मैंने ले करके पहले लकड़ी से साफ किया, और फिर वो उससे लेकर के पीछे, इतने में वो सारे शॉट ले लिए। ये हुआ। और इससे पहले मुझे एक सेकंड उससे पहले कोई, जब वो छपा उसमें के सब मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा अधिकारी, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता ये वो, तब छपा, तब लोगों के BSP के लोगों में जो दुनिया हिंदुस्तान में बाहर थे, पंजाब और आपके मद्रास, बम्बई या महाराष्ट्र वगैरह में जहाँ बहन जी का था, तब वहाँ पता लगा कि मैं पुलिस का आदमी हूँ। पहले तो वो पार्टी के ही समझते थे, उस दिन से लोगों को पता लगा ये तो पुलिस अधिकारी है। ये सबसे बड़ी पदम सिंह जी, और मेरे पास मैंने मेरी
वो बहन जी ने कहा था भाई तुम्हारा बड़े खिलाफ निकल रहा है, तो मैंने क्या गलत काम किया? आप गिरती तब मैं पकड़ता, वो ज्यादा अच्छा था या जो मैंने काम किया वो अच्छा था? ये था। उसमें प्रेस पदम कॉन्फ्रेंस सिंह भी जी, हुई थी। पदम सिंह जी, उस घटना ने आपको दलित समाज में हीरो बना दिया, क्योंकि उस समय दलित समाज मायावती को अपना भगवान मानता था। अब मैं आज के संदर्भ में आता हूँ। चुनाव चल रहे हैं, बहुत पीक पे चुनाव चल रहे हैं। मायावती जी जी का रुख सब पूरा देश देख रहा है कि मायावती का रुख क्या है। लोग उनको घोषित रूप से बीजेपी की बी टीम कहने लगे हैं। और पूरे चुनाव में मैं भी बहुत घूमा, मेरी टीम लगातार घूम रही है। एक बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है कि चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगेगा वो है संविधान बचाने का मामला। इन्होंने कहा कि 400 पार चाहिए, और कांग्रेस और बाकी सब विपक्ष ने कहा 400 पार इसलिए चाहिए कि ये संविधान बदल के आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दलितों में ये बात नीचे तक चली गई कि ये मामला गड़बड़ है। और मैंने कई जगह देखे, आज मैं बनारस तक की रिपोर्ट देख रहा था। राजीव रंजन बहुत अच्छे पत्रकार हैं, न्यूज 24 के माहौल क्या है करते हैं, तो मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था। वो रैदास मोहल्ला जो है मंदिर के सामने, वहां गए तो वहां पूरा दलित समुदाय कह रहा था भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चाहे भले अन्य मिलाओ, ये मिलाओ। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि दलित समुदाय और खासतौर से जाटव समुदाय है उत्तर प्रदेश का, आपसे बहुत जुड़ा है। मैंने दर्जनों जाटव नेताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि पदम सिंह के लिए हमारे दिल में बहुत सम्मान है। तो मेरा दो सवाल है आपसे, क्योंकि आप लगातार सक्रिय रहते हैं, अभी भी दिन भर में मुझे पता है आप 100-200 फोन करते रहते हैं, दलित समुदाय के सम्मेलनों में जाते हैं, जाटव समुदाय के सम्मेलनों में जाते हैं। इस चुनाव में दलितों का उत्तर प्रदेश में खास तौर से रुझान किधर है? क्या वो मायावती के साथ जा रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? क्या वो गठबंधन के साथ जा रहे हैं? और दलितों के साथ जाटव मतदाता, जिसके लिए कहा जाता है कि मायावती किसी को भी खड़ा कर दे, जाटव मतदाता उनसे अलग नहीं हो सकता। तो इन चुनाव में जाटव मतदाताओं का खासतौर से और दलित समुदाय का क्या रुख है, आपसे क्या समझ में आता है? देखिए, इस बारे में बड़ा मेरा एक मानना है। बहन जी बड़ी निडर थी, और इसमें दो राय नहीं, हिम्मती भी थी, बहादुर भी थी, अभी भी है। एक शख्स ने उनको पूरी तरह से कैप्चर किया। कानूनी कार्रवाइयाँ जितनी भी हुई, आपको याद हो 2003, 4, 5 में जितनी हुई, सारी जानकारी उनकी नोटिस में। आज बहन जी चाहकर भी वो जैसा चाहता है वैसे ही होता है, और वो हिम्मत नहीं है कि बहन जी एक कदम इधर से उधर हटा दें। आप ये सतीश जो मिश्रा की बात कर रहे हैं? आप सतीश मिश्रा की बात कर रहे हैं? नहीं, आप मैं नाम सतीश, नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि वो जो डर है, उनको पता है बहन जी एक बात पक्का है, कोई भी, मैं क्या, कोई भी लेडी हो, कोई भी हो, सम्मानित है। मुख्यमंत्री रही है बहन जी, 4 बार रही है, समाज के लिए बड़े लाड प्यार से लोगों ने रखा है। लेकिन जेल जाने से कौन नहीं आदमी डरता? उनको भय दिखाया जाता है, जैसे वो नजर गई उनको सारा भय दिखा करके जेल भिजवाने के लिए, और जेल जाने के लिए इतनी उनके पास प्रूफ है कि वो एक सेकंड नहीं लगेगा जेल जाने में। तो ये डर भय जो है वो हमेशा उनको दिखा करके ये सब उनको ब्लैकमेल करते हैं, इसमें दो राय नहीं। मैं ये बात पक्की तौर से कहता हूँ, और बहन जी को जितना मैं करीब से जानता हूँ कि समाज के प्रति बहुत समर्पित थी, रही है और रहेंगी। लेकिन ये जो डर है, ये कमजोरी उनकी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। लोगों के, हमारे लोगों को ये पता लग गया है कि बहन जी को डरा धमका करके हम लोगों से दूर किया जाता है, इसलिए वो बहन जी से दूरी बनाई, खासतौर से इस चुनाव में इसलिए और दूरी बना ली। और आपने देखा होगा पिछले चुनावों में भी यही नौबत आई गई है, तो बहन जी से लोग अलग होने लगे। इसलिए अलग होने लगे कि बहन जी को जैसे लोग बताते साहब वो उनकी बी टीम है, ये टीम है, वो दाग उन पे लग गया कि साहब वो बी टीम है, और वो चाहकर भी वही कर सकते हैं, वही करती हैं जो वो चाहते हैं। इसमें तो राय नहीं, मैं बड़ा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो ये जो हमारे लोग हैं, ये जो संविधान की बात नहीं आती बदलने की, तो शायद इतना मामला नहीं आता। हमारे लोग, मैंने अभी देखा था, आपने अभी किसी इंटरव्यू बोला है, वो 4-5 महीने पहले की बात थी जब आप मेरे घर से मुलाकात हुई, तब मैंने कहा था भी जाटव लोगों के दिमाग में ये है कि वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में रहेंगे और शायद उसको वोट करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियाँ इतनी इतनी ज़्यादा भयानक हो गई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। खासतौर से जो जाटव बेल्ट है उसमें ये तय हो गया, मेरे को जो जानकारी मिली, मैं तो इंटेलिजेंस का आदमी हूँ, उन्होंने कहा अखिलेश से तो हम 27 में निपटेंगे, वो अलग बात है, उसको भूल जाओ, 27 का चुनाव आएगा उसमें देख लेंगे। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन को हमको वोट देना, कौन पार्टी है, कौन कैंडिडेट है, इसको नहीं देखना। नहीं, हमारे बाबा साहब का संविधान चला जाएगा, हम बाबा साहब को बहुत फॉलो करें।
और कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो, जाटव समाज में 90% 95% पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए हम लोग ऊपर बढ़े, आगे बढ़े और अच्छी थी उसमें। तो सबने समाज में ये तय किया कि भी इस बार तो वोट ऐसा दो इंडिया गठबंधन को जिससे किया, और ये लोगों में है। जाटव समुदाय ने भी तय किया। जाटव समुदाय में बहुत भयंकर बात बता रहा हूँ मैं, खासतौर से आगरा इधर पर कुछ लोग हैं जो 5-10% ऐसे भी लोग रहे हैं जो बहन जी से परमात्मा की जुड़े हुए हैं, परमात्मा की तरह मानते हैं। वो लोग हैं, वो बहन जी को आज भी थे। तो उसका एक रीज़न भी है। जैसे आप चले जाए इटावा, एटा, मैनपुरी, फरकाबाद वगैरह में, वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो जाटव समाज के लोग हैं वो दबंग है, सबके पास बंदूक वगैरह भी है, और यादव कम्युनिटी के लोग हैं वो भी दबंग है। तो उनमें आपसी झगड़े होते हैं। आपको याद हो अभी कन्नौज में जो बहन जी की मीटिंग हुई थी, तो उस साहब का मैं सुन रहा था, तो उन्होंने जाटवों से पूछा था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे थे, कि भाई किसके वोट दें? बोला बहन जी को वोट देंगे। कि बोला और किसी को क्यों? साइकिल वाले को नहीं देंगे? कि अभी तो पिछली बार जब समझौता था बहन जी का 19 में, तब बहन जी और वो दोनों लड़े थे। बोला साहब ऐसा है कि वोट तो हाथी नहीं देंगे, साइकिल में नहीं देंगे, चक्कुआ में डाल दें। इसलिए हमने बोला कि टिम्पल कैसे हार गई जब बहन जी से साथ समझौता था। बोला हम लोगों ने वोट नहीं दिया, हम हाथी की जगह बहन जी था नहीं सिंबल, तो हमने साइकिल को वोट न दे करके बीजेपी को वोट दिया, तो टिम्पल हार गई थी उसमें। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो बहन जी के फॉलोअर है और बहुत मानते हैं, लेकिन वो अब कम है अभी फिलहाल। लेकिन उन्होंने ये चुनाव में डिसाइड किया कि 2027 में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी संविधान बाबा साहब का नहीं रहेगा तो हम भी कहीं नहीं रहेंगे। हमारे बच्चों का ना नौकरी होगी, ना रेशन होगा, ना स्कूल में होगा, ना वजीफा होगा, ना पढ़ने लिखने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होंगे, अपमानित होंगे, सब तरह से अपमान किया जाएगा। जो बहन जी के टाइम में सीना तान के चलते थे वो सब खत्म हो जाएगा। तो बहन जी की उनकी मजबूरी है, हम उनको धन्य मानते हैं। और मुझे ये बताइए पदम सिंह जी, मुझे बताइए, आप कह रहे हैं थोड़े लोग ऐसे रहे होंगे, क्या 50% जाटव मतदाता अलग हुआ होगा मायावती से? पहला सवाल। और 50, मैं कम से कम कह रहा हूं, आप तो ज्यादा कह रहे हैं, मैं कम से कम कह रहा हूं, यानी यकीन है आपको कि 50% जाटव मतदाता मायावती से अलग हुआ। अगला सवाल, वो 50% क्या भाजपा में गया या इंडिया गठबंधन में गया? नहीं, भाजपा में नहीं जाएगा पक्का, वो जो इंडिया गठबंधन के पास। अच्छा, जाटव समाज के अलावा बाकी दलित समुदाय कितने % मायावती से अलग हुआ होगा? क्योंकि देखिए बाबा साहब को पहले लोग नहीं मानते थे, जब से काशीराम ने बहुजन समाज बना करके जो बैकवर्ड और जितने भी शेड्यूल कास्ट की जातियां थी, जितने भी जातियां आती थी, चाहे वो कोरी हो, पासी हो, सोनकर, सारी जातियों में उन्होंने एक ऊर्जा भरी। वो जब संविधान का मामला आया तो सब बहुत कम लिमिटेड लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बोलेगा नहीं ना बताएगा, लेकिन वोट सब लोगों ने जो दिया है वो काफ़ी हद तक, और जाटवों ने भी, मैं समझता हूँ कि 50% बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इंडिया गठबंधन को वोट दिया, ये मुझे जानना है। मायावती जी परेशान तो होंगी, लोग कह रहे हैं खाता भी नहीं खुल पाएगा, लेकिन पदम सिंह जी आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, शायद इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आप उस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के हजारों लाखों लोग आपके संपर्क में रहे जब आप मायावती के करीबी थे, अभी भी आप संपर्क में, और आप कह रहे हैं कि जाटव समुदाय आधे पर 50% से ज्यादा और दलित समुदाय भी 50% से ज्यादा इंडिया गठबंधन में जा रहा है। पिछड़ी जाति के बहुत बड़े वोट इंडिया गठबंधन में हैं, मुसलमान 100% इंडिया गठबंधन में हैं। पदम सिंह जी, इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं आप? अगर ये सारा वोट बैंक एक जगह गया तो 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत जाएगा, मायावती कितनी जीत जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी जीत जाएगी? मैं बहन जी के लिए तो देखिए, मैं बुरा मत मानिए, जो मेरा एक असेसमेंट है, जो मुझे जानकारी है, बीएसपी को शायद एक आध सीट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं मिलेगी, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज का वोट इंडिया गठबंधन में चला गया, इधर मुस्लिम समाज का वोट एक तरफ हो गया। अगर ये संविधान का मामला नहीं आता तो बीजेपी प्लस 300 के पार तो जाती, 100% जाती, इसमें तो है। ये जो संविधान की तरह आग की तरह फैली है, और ये 2 महीने में ये लंबा जो चुनाव हो गया ना, इससे लोगों में फैलती चलेगी खबरें। अगर ये बहुत कम टाइम में सिमट जाता ना तो शायद इतनी नुकसान नहीं होगा बीजेपी को। तो कितनी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप देखते हैं आपके हिसाब से? गठबंधन को कितनी आएंगी, भाजपा को कितनी आएंगी? वो तो मुझे लगता है टाई होगा, जहां तक मैं समझता हूँ टाई होगा, आधी 40-40। हाँ वही, मतलब इतना इतना तो,
क्योंकि अच्छा। जो लोग लड़ रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी बात होता हूँ, बीजेपी में 80% लोग बीएसपी के कैडर के लोग हैं, बीएसपी के कैडर लोग हैं, और जो और पार्टी में है वो भी सब बीएसपी के हैं। ये जो पौध लगाई है काशीराम जी की और बहन जी से निकल के आए, ये सभी पार्टियों में है। तो उस वोट बैंक का भी फर्क है। जो बड़े बड़े नेता हैं बीएसपी से निकल के और पार्टी में गए, उनके पास वोट है बहुजन समाज का, वो अपने पक्ष में डालने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि पहले वोट वो भी अपनी पार्टी के पक्ष में लाते थे, वही लोग लाते थे। तो उनके पक्ष में वोट है, उनके पास, उनकी मुट्ठी में वोट है, वो डलवा सकते हैं, चाहे वो 80 का वोट हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे बस ये पक्का है। लेकिन आपके हिसाब से कि टाई रहेगा, लगभग 40 सीटों पे बीजेपी आ सकती है। मैं समझता हूँ इतना तो इसमें तो इससे कम ज्यादा हो सकता है, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो आइडिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोगों का अनुमान यही है कि अगर ये वोट बैंक एक जगह हो जाता है तो भाजपा 40 से भी नीचे आ सकती है। नहीं तो आप देखिए कि जो बीजेपी में भी लोग हैं वो भी सब बीएसपी से हैं। कितने लोग नहीं, कौन नहीं, आप बताइए, सब बीएसपी से निकले हुए। तो यही है मेरा जो आकलन है, वो यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अधिकांश समाज में जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि अगर ये गठजोड़ एक जगह होता है तो भाजपा 40 से भी नीचे आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पदम सिंह जी आपका, आपने हमें इतना समय दिया। नमस्कार, जय भीम, जय भीम, थैंक यू। ये थे पदम सिंह जी और आप सुन रहे थे इनकी सारी राजनीति से जुड़ी हुई बातें। वो शख्स जो मायावती के इतने करीब रहा, वो शख्स जो मायावती के साए की तरह रहा, उस शख्स ने आज पहली बार खुलासा किया कि सतीश मिश्रा किस तरह मायावती के करीब आए और किस तरह मायावती फिर एक डर की वजह से समाज से दूर होती चली गई। और आज हालत यह है कि जाटव समुदाय और दलित समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक, पदम सिंह जी तो और ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन 50% तो दावा कर रहे हैं, इतना वोट बैंक शिफ्ट हो गया और ये तूफान ला सकता है, ये क्रांति ला सकता है। 4 जून को पदम सिंह जी की कितनी बातें साबित होंगी, सही साबित होंगी, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन आपको ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय बताइएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को देखने के लिए।